पैदा होता है तो वह नशे के डीएनए में पैदा होता है, क्योंकि उसके ब्लड में, उसके कोशिकाओं में और उसके आरएनए में और उसके एम मैसेंजर जो आरएनए है और उसका डीएनए है, उसकी जो प्रोटीन्स है, उसमें यह जो मस्तिष्क का जो भाग है, यह कमज़ोर पक्ष जो है वह उसमें चला जाता है। अब वो डीएनए में शामिल हो रहा है। हमारा नशापान हमारे धीरे 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 आज बहुत से बच्चों में वह स्वतः नशा की ओर चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। पता चलता है तब तक वो उसके आदी हो चुके रहते हैं। मतलब साफ है कि हमारा डीएनए में अब यह इतना पावरफुल हो गया है कि हमको आज ये नए सिरे से सोचने बोलते हैं कर रहा है। समय रहते मित्र, आप मुझसे पूछ रहे हो कि लोगों के माइंड में क्या होता है कि वे शराब, तम्बाकू, गुटखा, गांजा, भांग, म्याऊं म्याऊं अन्य तरह के कई प्रकार के ड्रग्स के पदार्थ की लत में जकड़ जाते हैं। मित्र नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज जीवन के एक ऐसे नाजुक चीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं। हर सप्ताह कुछ नौजवान मित्र के दंपति आते हैं, कभी माता पिता आते हैं, कभी किसी की पत्नी आते हैं, भाई आता है, किसी के बच्चे आते हैं, और एक नशा के आदी हो जाने के कारण उसके घर में जो तबाही आता है, कई संबंध टूट जाते हैं, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ जाती है। और मेरे तो एक मित्र ऐसे थे जिन्होंने मुझको रात में 2 बजे फ़ोन कर किया और कहा कि बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है। मैंने बोला क्या इमरजेंसी हो सकता है इतने रात में? तो उन्होंने फ़ोन में बताया कि उनकी जो पति है बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है और वह कुछ का कुछ करने जा रहा है, उसको रोकना बड़ा कठिन हो गया है। वह मरने की धमकी दे रहे हैं, आत्महत्या करने की पूरी गुंजाइश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? किसी ने उसको टोना कर दिया है। आदमी तो यद्यपि बहुत अच्छे हैं, ये कहता है कि मैं कभी पीता नहीं हूँ, मैं पता नहीं कैसे पी लेता हूँ, मैं पता नहीं कैसे खा लेता हूँ, मैं ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि आप उनसे अभी थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि वह जिस स्थिति में है वह एक मानसिक बीमार है। उसे यही नहीं पता कि अभी वह क्या हरकत कर रहा है और वो कुछ का कुछ करता रहेगा। आप जैसे जैसे बात करेंगे वे उनको और बलवती होता जाएगा और वो उसका जो बुद्धि है, उसका जो लत है वो आपको परेशान करेगा। इसलिए आप चुपचाप वहाँ से उसके सामने से बाहर हो जाइए। सुबह सुबह जब नशा उतर जाए तो फिर बात करेंगे। बोले कि वो कुछ कर लेगा, उसको किसी ने कर दिया। मतलब किसी ने कुछ किया नहीं है, वह एक तरह का बीमार है और उस बीमार का इलाज हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने से होगा। चाहे एलोपैथ से कराएं, होम्योपैथ से कराएं, आयुर्वेद से कराएं, यूनानी से कराएं, या स्वयं की समझदारी से, स्वयं के डाइटों का पालन करके या मानसिक मेडिटेशन करके अपने जीवन चर्या को सुधार करके वह इस लत से छुटकारा पा सकता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस लत से छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि यह एक मन के अंदर में चलने वाली मस्तिष्क का एक न्यूरॉन्स ऐसा होता है जो इसकी खुराक को मांगता है। कई बार आप देखते हैं कि हम बहुत तनाव में हो जाते हैं तो मन कुछ इधर उधर हो जाता है। उसी समय यदि कोई व्यक्ति उस नशे में पड़ जाए, किसी के द्वारा दे दिया जाए, शौक से दिया जाए, खुशी से दिया जाए, या जानकारी के लिए या मस्ती के लिए, या बहुत दुखित है, तो हमारा मस्तिष्क का वह न्यूरॉन्स उस हमारे ब्रेन की, जहाँ हमारा एक तरफ से हमारा मस्तिष्क दोहरा काम करने लगता है। यानी कि हम अपने अंदर की इनर लाइफ में एक अपने संसार में एक नई इमेजिंग के साथ हम जीते हैं और यह एक बाहरी संसार में। कई बार हम मेडिटेशन करते हैं तब यह एक अवस्था आता है कि जहाँ हम अंदर और बाहर, इस दुनिया और उस दुनिया की दोनों तरफ हम रहते हैं। ठीक दरवाजे में रहते हैं, देहरी में रहते हैं। उस देहरी में रहने से हम इधर अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन वह चूँकि प्रयास होता है, मेडिटेशन से होता है, उसमें मस्तिष्क और न्यूरॉन्स पर हमारा कंट्रोल होता है। इसीलिए
ध्यान है, जप है, इसका नशा नहीं होता, इसमें आप पागलपन नहीं होते, इसमें आप अनियंत्रित नहीं होते। लेकिन जब हम कोई ऐसे पदार्थ लेते हैं जो हमारे ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है, उस ग्रंथि को, जहाँ उसको उस दुनिया में रहना या उस तरीके से रहना एक अलग जीवन का उनको महसूस होता है। अब वो ग्रंथि को आपने बाहर से प्रयास प्रयास किया है, दवा के माध्यम से किया है, तो पहले तो वो पहले आपको दवा जैसे उपयोग हो रहा है, क्योंकि आपकी मात्रा न्यून होता है, थोड़ा होता है, और आपको सुखद आनंद होता है। तो आप धीरे धीरे जैसे आपको 10 मिनट के लिए अच्छा लगा, आधा घंटा के लिए अच्छा लगा, 1 घंटा के लिए अच्छा लगा, तो आपकी शरीर में कितने मात्रा में वह ड्रग्स अंदर गया है और उसकी टाइमिंग कितना है जो आपको वशीभूत रखता है, इमेजिंग करके रखता है। फिर बाद में धीरे धीरे आप अपनी टाइमिंग बढ़ाते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, वह मुझको लगता है कि दिन भर में खाना से ज़्यादा गुटखा खा लेता होगा, पाउच खा लेता है, जब देखो तब मुंह में रहते हैं, और अभी उसे एक भयानक कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है। अब वह मजबूरी में, क्योंकि अब बीमार है, खा नहीं सकता, तमाम तक दवाइयाँ चल रहे हैं, मृत्यु का डर है, तब उस डर में छोड़ा है। वो अपने आप समझदारी करके उसने उसको त्याग नहीं किया है। हो सकता है कि जब वो ठीक हो जाए तो कुछ साल बाद वो फिर शुरू कर दे, क्योंकि अभी उसकी मौत की डर उसको सता रहा है। लेकिन हर जो ड्रग वाले होते हैं, एडिक्ट होते हैं, वो यही कहते हैं कि मैं नशा नहीं करता हूँ, पता नहीं मैं कैसे कर लेता हूँ, दोस्तों ने मुझे करा दिया, फलाने ने मुझे करा दिया, मैं इसके कारण ऐसा हो गया, मैं उसके कारण ऐसा हो गया। मतलब आपको ढेर सारी कहानियां बता दिया जाएगा। इसमें से तो बहुत से हमारे मित्र नशे की दुरुपयोगिता के बारे में जानते हैं, उसके नुकसान के बारे में जानते वो नशा नाश है, फिर भी कभी शौक के लिए, कभी मौज मस्ती के लिए, कभी खुशी इजहार करने के लिए, कभी दोस्तों के साथ बैठ गए, कभी स्टेटस का सवाल है, बड़े लोगों की तरह दिखना है, अमीर लोगों की तरह पीना है, महंगा से महंगा पीना है, ये करना है, वो करना है, पार्टी करना है, रेव पार्टी करना है, और दुनिया भर की तमाम चीज़ें। फिर इतना धन है, ये जीवन तो इसी के लिए है, मौज मस्ती में रहो, आनंद में रहो। और फिर वासना और कामना, वासना उसके साथ साथ चलते हैं। किसी को अहंकार की वासना हो जाती है, उसको ईगो को सेटिस्फाइड होता है, कोई मित्र उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ये है, फिर धीरे धीरे एक ऐसे छद्म संसार में वो पहुंच जाता है हमारा मित्र कि बाहरी लोग फिर उसको नशेड़ी कहने लगते हैं। लेकिन वह कहता है कि मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं कंट्रोल में रहता हूँ, मैं थोड़ा पीता हूँ और एक निश्चित मात्रा में पीता हूँ, और मुझको पता है कि मैं इसको पी रहा हूँ, तो मैं इसके उपाय भी कर रहा हूँ। मतलब उस नशे को वह का चाहता है कि उसके हिसाब से वो जीवन का अंग है। बहुत से मेरे मित्र तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि मैं नशा नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। बहुत से मेरे मित्र तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि नशा तो आदिकाल से चला आ रहा है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसमें बुराई क्या है भाई। लोग को राजस्व मिलता है गवर्नमेंट को, फिर हम थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो ये दवा जैसे हो गया। और हमको जब हम इसको लेते हैं तो हम किसी को नुकसान नहीं करते, किसी की तबाही नहीं करते, ये बस दिन में थके रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा, फिर हम अच्छे वाले लेते हैं। तो मित्रों, इसमें ना पढ़ा लिखा लगता है, ना गंवार लगता है, ना अनपढ़ लगता है, ना कामकाजी। आज मेरे इस संसार में 80% जो कामकाजी या गैर कामकाजी पुरुष है, 80% का नौबत है कि वह किसी न किसी तरह से अपने को ड्रग्स में, निकोटीन में ले रहा है। लेने का एक कारण है, या तो वह बचपन से ले रहा है और उसे नहीं पता, और अब उसके मस्तिष्क उसके आदी हो गए हैं। उस जब तक वो नहीं मिलेगा, उसके अंदर बेचैनी होगा, घुटन होगा, ऑक्सीजन की कमी होंगे, ब्लड में आपका आयरन की कमी महसूस होंगे, उसकी जो रक्तचाप है, उसकी जो बीपी है ऊपर नीचे होगा, उसके ब्रेन में तकलीफ होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, अंदर में टेंशन से भर जाएगा वो, और उसको फिर लेने लगता है। कई लोग तो दिन भर लेते रहते हैं, यानी हर 1 घंटे में पाउच गुटखा लेते रहेंगे। कुछ लोग गांजा के शिकार हो जाते हैं, कुछ भांग के शिकार रहते हैं। मतलब शिकार इसलिए रहते हैं, उसको स्वेच्छा से लिया रहता है, वो बाद में उसके आदी हो जाते हैं।
तो मेरे मित्र ने पूछा, ये मादक पदार्थों का लत कैसे पड़ जाता है? मित्र, हमारे मस्तिष्क में हर एक कुछ चीज़ का लत पड़ता है कि जब हमारा वो कमजोरी बन जाता है। मान लीजिए आपको तारीफ सुनने का यदि बीमारी है और आपको कोई व्यक्ति मीठे मीठे तारीफ कर दे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर बाद में आप तारीफ सुनने के लिए कुछ ऐसे ऐसे हरकत करेंगे जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए और आप उस तारीफ के भूखे बन जाओ। ऐसे ही हमारे मन के अंदर में, हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा ग्रंथि होता है मित्र, जो ग्रंथि हमारे शरीर के अलग अलग चीज़ों को अनुभव कराता है। मतलब ये, जैसे आपको स्वर्गीय आनंद लेना है, एक आंख बंद कर लीजिए, ध्यान में जाइए और आप एक संसार में चले गए। वहाँ एक ऐसा अनोखा संसार, आपको दिव्यता महसूस होगा कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ से लौटूं मत। और आप चूँकि मेडिटेशन कर रहे हैं, जागे हुए होश से करते हैं, तब आपके लौटने की संभावना रहती है और आपको नशा महसूस नहीं होता। लेकिन उसी को यदि हम ड्रग से लें, वही ग्रंथि को, उसी मस्तिष्क के साइकोलॉजी को अपने हम एक ड्रग के माध्यम से उत्तेजित कर दें और वह छद्म रूप से हमें वो इमेजिंग कराने लगे, तो हमें उस समय एक अलग आनंद का अनुभव होता है, अलग खुशी का अनुभव होता है, जो व्यक्ति को पता नहीं चलता। और वो धीरे धीरे फिर उस रसायन के स्राव कम होने से फिर मस्तिष्क के कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में कई तरह से तनाव उत्पन्न होते हैं, कई तरह के तत्वों की कमी महसूस होता है। क्योंकि शरीर में का अवशोषण हो चुका होता है, शरीर का शोषण हो चुका होता है, तो मस्तिष्क और मन में वह ताकत नहीं रह जाता, वह एक बैसाखी के सहारा हो जाता है। तो इसके लिए तो सरल उपाय यही है मित्र कि हर नशा लेने वाला व्यक्ति जानता है कि इसका सोशल प्रभाव क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, इसका उसके घर के ऊपर क्या प्रभाव होगा, उसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होगा। वह बिल्कुल जानता है, वो समझदार होता है और अपने कारोबार भी करते रहता है। इसीलिए जब बाहरी व्यक्ति, जब पत्नी जब उनको समझाता है, तब वो समझने को तैयार नहीं। माँ समझाते हैं, समझने को तैयार नहीं। कोई भी समझाए, समझने को तैयार नहीं, क्योंकि पिता नहीं समझा सकता, क्योंकि पिता भी लेते रहते हैं, भाई भी इसी तरह से रहते हैं, दोस्त भी रहते हैं। और जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार तो डॉक्टर भी ऐसे ही ड्रगिस्ट होते हैं, उसको भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। कुछ सिगार लेते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, कोई नशा करते हैं, कोई वाइन पीते हैं, कोई शराब पीते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो वह नशेड़ी जानता है कि बड़ा अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो, बड़ी नेता हो, छोटा नेता हो, चपरासी हो, क्लर्क हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस, कोई भी, इतनी बड़ी बड़ी लोग, सबके सबका एक पार्टी चलते हैं और ये सब नशे के पार्टी होते हैं। इसलिए एक जीवन का ये हिस्सा बन चुका होता है। और यह बात भी निसंदेह है कि जब व्यक्ति बहुत थका होता है, तब वो यदि वो कुछ नशा ले लेता है, वो नशे के आगोश में आकर के उसकी जो शारीरिक स्थिति है उससे वो अनभिज्ञ हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। इसलिए उसके शरीर की पीड़ा और मन की गति का उसे उस समय तक होश नहीं रहता। आप ऐसा समझ लीजिए, आप किसी एक कमरे में बंद हैं, पूरी संसार में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, साउंड प्रूफ कमरे में है, और उस कमरे में आप जो विचार करते हैं वो सारा चीज़ आपको दिखने लगता है। जैसा आप महसूस करते हैं आपके जीवन में वैसे वो दिखने लग जाता है। मतलब आप उस कमरे के एक ऐसे हिस्सा बन जाते हैं जो मनचाहे दृश्य देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और एक समय लिमिट खत्म हुआ कि हमारा कमरे का साउंड प्रूफ खत्म हो गया और हम उस दरवाजे से बाहर आ गए, तो फिर इसी संसार के उसी रूम में रह जाते हैं। मित्रों, नशा और मेडिटेशन में बस यही एक बारीक फर्क है कि जब आप ध्यान में उतरते हैं तब आप अपने मस्तिष्क के उन गहराइयों से आप अंतरिक्ष के इस अखिल ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम नशा में रहते हैं तो अपने मस्तिष्क के एक ऐसी न्यूरॉन्स है जिसके रस रसायन हमको छद्म संसार में हमको भुलाए भुलाए फिरता है। यानी एक हम नकली मूवी की तरह जिंदगी में हम असलीपन को देखते हैं। 7D की यदि कोई मूवी आप देखेंगे तो 3D के मूवी देखते हैं तब तो लगता है कि मेरे सामने हकीकत हो रहा है। और ये जो नशा है हमारे ब्रेन को 7D में ले जाता है, यानी कि हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम इससे बाहर हैं, हम उसको 100% अनुभव करते रहते हैं। इस कारण से हर नशेड़ी यही कहता है कि मैं नशा नहीं करता हूँ। और वो अब कई बार ऐसे भी आता है कि वो 1 साल 2 साल छोड़ देते हैं, 6 माह छोड़ देते हैं, 3 माह छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि इसको छोड़ा जा सकता है।
यह मेरी वास्तविक ज़रूरत नहीं है। जब उसका मन हुआ फिर ले लिया, जब मस्ती करने का मन हुआ ले लिया। मतलब हमारा यह व्यक्तित्व की कमजोरी है मित्र, कि हम अपने मस्तिष्क और मन पर नियंत्रण नहीं रख पाने के कारण, या बचपना में शौक पूर्ति के कारण, या हमारी चाही गई इच्छा है कि नहीं भाई थोड़ा सा इसमें कोई बुराई नहीं है, यानी वो हमारे दृष्टिकोण है। जब हमारा दृष्टिकोण पलट जाता है, तब मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूँ जो शराब के नशे में दिन भर रहते थे। 24 घंटे में आप समझ जाइए 12 घंटा तो वो नशा में ही रहता था। ऐसे मित्र ने भी बिना दवा का अपने संकल्प बल से ही नशा का त्याग कर दिया। लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका होता है कि जब वो त्याग करता है तो उसको बड़ी तकलीफें मिलती हैं, जैसे गैस का बनना, बदहजमी का होना, शरीर में दर्द होना, जकड़न का होना, रोम रोम में दर्द का होना, क्योंकि सारी केमिकल्स अपने असर ओरिजिनल लाइफ में आता है तो कहाँ कहाँ बीमारियां हैं वो शरीर, हमारा मन हमको बताता है, तब उन हम पीड़ाओं से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए जब भी मेरा कोई मित्र, चाहे वह जानबूझकर नशा लेता हो या सप्ताह में लेता हो, मासिक लेता हो, कभी भी वह आदतन नशेड़ी हो सकता है, क्योंकि वह ब्रेन का अपना एक मांग बढ़ जाता है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके तनाव बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी खुशी लेने का इरादा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी नशा की लत बढ़ता जाएगा। जब आपको छोड़ना होगा मित्र, तो बिना डॉक्टर की सलाह आप अपनी नशा को अचानक ब्रेक मत कीजिए। सडनली ब्रेक करके आप नशा से दूर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। जैसे ही हम अपनी जीवन शैली बदलते हैं, जैसे ही हम अपने जीवन जीने का तरीका बदलते हैं, जीवन जीने का तरीका कहने का मतलब क्या है कि अनुशासित होते हैं, कि जागना, सोना, खाना पीना, कौन सा आहार लें, कौन सा आहार ना लें, जो हमने गलतियां कर चुके हैं उसकी भूल चूक के सुधार करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो राय रत्ती भी नशा लेता हो, क्योंकि थोड़ा भी नशा फिर आपको उसी कुएं की तरफ ले जा सकता है। उस कुएं में जहां आप जो चिल्लाते हो, जो चीखते हो, वो आपको सुनाई देता है, जो डिमांड करते हो आपको दिखाई देता है। छद्म संसार है, आप जानते हो मित्रों। उसके लिए आपको संकल्पित होना होगा। संकल्पित मतलब अपने ब्रेन को एक मैसेज देना होगा, नहीं मतलब नहीं। यह केवल नशा मुझको भ्रम में पालता है या मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसके झांसे में नहीं रहूँगा। एक बार आप यदि मानसिक रूप से अपने ब्रेन को यह समझाने में सफल हो गए, जिसको हम बोलते हैं अवचेतन अवधारणा, एक बार आप अपने अवचेतन अवधारणा में खुशी महसूस भर लिए, आनंद का जीवन महसूस कर लिए, हल्का फुल्का जिंदगी महसूस कर लिए, आप अपने जीवन शैली बदल लिए मित्रों, तो इस नशा से मुक्त होना उतना ही आसान है जितना आसानी से आप इस नशा में चले गए थे। जब आप इस नशा में गए थे तब भी किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कराया था। जब आप नशा से बाहर आओगे तब भी कोई ज़बरदस्ती पूर्वक आपको नशा से बाहर नहीं कर सकता। वो आपका अपना चॉइस होगा, आपका अपना चुनाव होगा। देर होने से नुकसान होगा, समय रहते लौटने से परिवार बचेगा, बच्चे अच्छे बनेंगे, आपका नैतिक जिम्मेदारी होगा, सामाजिक जीवन निर्वहन करेंगे, आप एक अच्छे मानव हैं, एक और शानदार बन सकते हैं। क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं खाने पीने की, ये अलग अलग इसमें आयुर्वेद की इसमें स्वास्थ्य की ताकतें होती हैं, और जब इसका हम दुरुपयोग करते हैं तब ये हमारा नशा बन जाता है। तो मित्रों, नशा जो भी मेरे मित्र करते हैं वह एक बार यह चिंतन जरूर कर लें कि वह नशा के लिए बना है कि उसके जीवन में और कोई अर्थ है। क्या अपने जीवन को, अपने परिवार को, सबको खुशी दे सकता है? सबकी खुशी में क्या उनकी खुशी है? सबकी आनंद में क्या उनका आनंद है? यदि घर परिवार सब में एक बेहतरी शांति का माहौल हो, आनंद का माहौल हो, प्रेम का माहौल हो, और हम अपनी समृद्धि भी बढ़ाएं और अपने जीवन शैली में हम प्राकृतिक बने, थोड़ी नेचर को स्वभाव करें और सबको सम्मान की दृष्टि से देखें, तो आपका जो नशा लेने की जो लत है, आपका ब्रेन का जो डिमांड है, आप उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।
केवल और केवल आपके भीतर में उठने वाले संकल्प शक्ति या मानसिक अवधारणा आपको नशा से दूर कर सकता है। यानी कि एक ऐसा समझ लीजिए कि जब आपके दिमाग में जो भी आप नशा करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं या वगैरह वगैरह, तो इसको छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है जब तक आप कहोगे, आपका मस्तिष्क और उसकी डिमांड बढ़ाएगा। इसलिए अपने अवचेतन में उस नशा को लाना ही नहीं है, उस नशा के बाबत कोई चर्चा नहीं होगा। जब आप अवचेतन मन में प्रेम को देखेंगे कि मेरे जीवन में शानदार प्रेम फलित हो रहा है, घर के लोग मुझको प्रेम करते हैं, मैं अपने बच्चों को प्रेम करता हूँ, मम्मी को प्रेम करता हूँ, यानी प्रेम की धारा आप अनुभव करेंगे, आप आनंद की धारा का अनुभव करेंगे और खुशी खुशी हम रहते हैं और अपने खान पान पर नियंत्रण करेंगे। इतने मात्र से आपकी नशा छूट सकता है, आपकी ज़िंदगी बेहतरी में की ओर है और आगे बेहतर हो सकता है। मैं अंत में अपनी बात विराम रखूँ उससे पहले मित्र, आप यह बात समझ लीजिए कि मेरा एक मैं उस समय उम्र मेरा कम था, पर एक बड़े अधिकारी से मेरी बड़ी मित्रता थी, बहुत बड़ा अधिकारी, उससे बड़ी मित्रता थी। मेरे कॉलेज के ज़माने से मित्रता थी, वो जब वो पहले पहले IAS बने तब से मित्रता थी। रात में एक दिन हम दोनों का साथ साथ बाहर जाना हुआ। वो चूँकि शाम को रात को वो नशा कर लेता था, चूँकि मैं नहीं करता था। उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ? तो मैं बोला भाई आपकी मर्जी है, जीवन आपका है, विचार आपका है, दृष्टिकोण आपका है और निर्णय भी आपका है, चॉइस भी आपका है और आप समझदार हो, ना समझ तो हो नहीं, सारा चीज़ जानते हो और उसके बाद लेते हो, तो मेरे रोकने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस दिन तो उन्होंने ले लिया और उसके बाद से फिर मैंने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया कि आज के बाद मैं आपके साथ नहीं चलना है, मुझे न बैठना है, न उठना है, न रहना है, मुझे दोस्ती ही नहीं करना है। क्यों भाई? संगति का प्रभाव होगा। धीरे धीरे आप मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे या मुझको बताएंगे कि इसका ये फ़ायदा है, इसका वो फ़ायदा है, इसको लेने से ऐसा लगता है, शरीर ऐसा लगता है, वैसा लगता है, दुनिया भर की आप मुझको बताएंगे और एक न एक दिन हो सकता है कि मैं आपके झांसे में आ जाऊं या हो सकता है कि मैं देखूं तो सही वास्तव में सही है कि नहीं है। एक बार यदि वह डोज मेरे मस्तिष्क में चला गया तो आप ऐसा समझ लीजिए, किसी वायरस को आप इंजेक्ट करते हैं अपने शरीर में तो वह वायरस आपके शरीर में जाकर के अपनी जगह बनाता है, अपने मस्तिष्क से परिचय बनाता है और एक बार वो मस्तिष्क से परिचय हो जाने के बाद फिर मस्तिष्क उसको चाहने लगता है। जैसे आपने कोविड में देखा, जिसकी बीमारी नहीं हुआ है उसको कोविड का टीका लगाया गया, मतलब एक कोविड का वायरस इंजेक्ट किया गया। अब वो मस्तिष्क उस वायरस को पहचानता है, जब जब उसके शरीर में आएगा तो या तो उससे दोस्ती करेगा या तो उससे लड़ेगा, वो दो में से एक होगा। यदि आपने उसको स्वेच्छा से ग्रहण किया है तो फिर उससे लड़ेगा क्यों? क्योंकि आपने उसको घर में बुलाया अपने दुश्मन को, तब वो तो गेट कीपर खुला रहेगा भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि गेट कीपर को पता है कि वो आपके दोस्त हैं। आप उसको अंदर बुलाते हैं, भले ही आपकी वो हत्या हो जाए, आपके गेट कीपर को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके गेट कीपर को एक ही चीज़ पता है कि इस गेट से किसको अंदर आना है और किसको अंदर नहीं आने देना है। एक बार आप अपने मस्तिष्क के गेट कीपर को यह बात समझा दीजिए कि ये मेरी शत्रु है, मुझको इसका एंट्री नहीं चाहिए, नो मतलब नो। एक बार आप संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ता से पालन कर लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क फिर वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि गेट कीपर का काम है कि किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है। वो आपके आर्डर के अनुरूप करता है, उसको विश्लेषण से कोई मतलब नहीं कि जिसको आपने एंट्री पास दिया है वो आपका मित्र है या शत्रु है, कि परम हितैषी या परम आपका शत्रु है, उसको कोई मतलब। ये है कि आपका एंट्री पास है, वो आपको अंदर आने देता है, नो एंट्री तो नहीं आने देता है। इसी तरह से जब नशेड़ी अच्छे कार्यों को, अच्छे मित्रता को, अच्छे प्रेम को, अच्छे आनंद को नो एंट्री, तब गेट कीपर उसको नो एंट्री कर देता है। फिर बुरे लोग, बुरे संगति, बुरे विचार, यानी जिसको हम बुरे बोलते हैं वो उसके लिए अच्छा रहता है, जिसको हम अच्छा बोलते हैं उसके लिए वो बुरा रहता है। सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क हो जाता है। तो मेरे मित्रों से एक ही आग्रह है कि यदि किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी कारण से यदि आपका मस्तिष्क
ड्रग लेने के यदि आदी हो गए हैं, यानी आपको तलब महसूस होता है, आपको कमी महसूस होता है, उसके बगैर आपका नींद हराम है, उसको नहीं लेते हो तो नींद नहीं आता है, उसको आप नहीं लेते हो तो बेचैन हो उठते हो, उसको नहीं रह लेने से आपके शरीर में तकलीफ़ें बढ़ जाती है और आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, गुस्से आने लगते हैं, कुछ का कुछ ऐसा हरकत होने लगता है। तो इसका मतलब है कि आप एक बीमार हो। और हर एक बीमार को अपने बीमारी का इलाज या तो स्वयं के उपचार से करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में वो सारी उपचारक शक्तियां हैं जो हमारे बीमारी को ठीक कर सकता है। पर उसके लिए आपको आत्मसमर्पण करना होगा कि अपने उस दैवी शक्तियों को जागृत करना होगा, अपने उस उपचारक शक्तियों को से आग्रह करना होगा, अपने उस उपचारक शक्तियों की बात मानना होगा, अपने उस उपचारक शक्तियों के साथ आपको रोज बैठना होगा, जिससे आपके शरीर की उपचारक शक्तियाँ आपके शरीर के उपचार करके आपको स्वस्थ रख सके। शरीर जैसे दिमाग स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ की ओर बढ़ेगा, और मन स्वस्थ होगा और दिमाग स्वस्थ हो जाएगा तो शरीर का लाभ मिलना फिर स्वाभाविक हो जाएगा। यानी ड्रग हमारे शरीर नहीं मांगता, ड्रग्स मांगते हैं हमारी मस्तिष्क। और हमारे उस मस्तिष्क की एरिया में यदि हम यह समझा दें यह नो एंट्री वाला है, तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क यह समझ जाएगा कि इसको हमको नो एंट्री में रखना है। इसीलिए मेरे कई मित्रों ने बचपन से लेकर के आज तक कितने बार ट्रायल किया, कितने बार कोशिश किया, कितने बार ऐसे वक्त भी आया कि लोगों ने मुझे समझाया भी, कितने बार ऐसे वक्त भी आया कि प्रलोभन में मिला, कितने बार ऐसे जीवन में कष्ट आया कि ऐसे समय में लोग उसको नशा लेते हैं। मेरे पास भी ऐसे कई समस्या उत्पन्न हुआ कि मैं चाहता उस समय मैं नशेड़ी बन सकता था, मैं चाहता तो उस समय मैं ले सकता था, मेरे पास भी कुछ उस समय पैसा था कि मैं कुछ भी उड़ा देता, कुछ भी कर लेता, उस धन का उपयोग दुरुपयोग कुछ भी, मौज मस्ती अय्यासी कुछ भी, क्योंकि तरुणाई अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ से हम इससे ज़्यादा समझ नहीं पाते, सिर्फ अपनी एक अलग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। मित्रों, सिर्फ यदि मेरे मस्तिष्क में मैंने उसको नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, नो एंट्री, मैंने फिर नो एंट्री का बोर्ड लगाने से पहले मैंने भली भांति इस विज्ञान को समझा, परखा, देखा और मुझे समझ में आया। तो यह एक छोटी मामूली बात है। आज प्रत्येक घरों में, हर चौराहे पर जिस तरह से चाय बिक रहे हैं, चाय के आदी हो गए हैं, आज धीरे धीरे हमारी कल्चर ठीक ऐसे ही शराब के आदी होते जा रहे हैं, गांजा के आदी होते जा रहे हैं, भांग के आदी होते जा रहे हैं, गुटखा के आदी होते जा रहे हैं, तलब तमाकू के आदी होते जा रहे हैं। मित्रों, ये हमारे सेहत के लिए, मनुष्य जाति की सेहत के लिए, इस पर्यावरण की सेहत के लिए, आने वाले भविष्य के सेहत के लिए हमारे डीएनए को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आज का जनरेशन पैदा होता है तो वह नशे के डीएनए में पैदा होता है, क्योंकि उसके ब्लड में, उसके कोशिकाओं में और उसके आरएनए में और उसके मैसेंजर जो आरएनए है और उसका डीएनए है, उसकी जो प्रोटीन्स है, उसमें यह जो मस्तिष्क का जो भाग है, यह कमज़ोर पक्ष जो है वह उसमें चला जाता है। अब वो डीएनए में शामिल हो रहा है। हमारा नशापान हमारे धीरे 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 आज बहुत से बच्चों में वह स्वतः नशा की ओर चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। पता चलता है तब तक वो उसके आदी हो चुके रहते हैं। मतलब साफ है कि हमारा डीएनए में अब यह इतना पावरफुल हो गया है कि हमको आज ये नए सिरे से सोचने को मजबूर कर रहा है। कहते यदि हमारे अधिकांश मित्र यदि इस बात को समझें कि मुझको कल अपना संतान कैसे चाहिए, या मेरे बच्चे में यदि ये नशा का लत पड़ जाता है, या मेरे डीएनए में ये शामिल हो जाता है, मेरे घर परिवार को ये किस तरह से रखेंगे, तो ये सोचना और समझना और विचार करना, तो ये समझने की ही बात है। एक बार यदि आप इसको स्वस्थ मन से, खुले मन से और फ्रेश माइंड से इस बात के बाबत सोचिए और आपको लगता है कि सच में ये आपके परिवार को, आपको और आपके शरीर को, आपके धन को हर तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, तो निसंदेह आप डॉक्टर के पास जाइए, आप चिकित्सक का मदद लीजिए, मनोचिकित्सक का मदद लीजिए, नशा छोड़ने की जो उन्मूलन है उस केंद्र में जाइए, बिना किसी के दबाव में जाइए। घर वाले बोलते हैं इसलिए जाना है तो फिर नशा नहीं छूटेगा, पत्नी ने भूख हड़ताल कर दे इसलिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो नहीं छूटेगा, बच्चे ने कहा कि आपको अब नशा छोड़ देना चाहिए, अब मजबूरी है आपकी, तब आप नशा छोड़ने जा रहे हो तो नहीं होगा। ये मेरे एक मित्र परसों आए थे, उन्होंने कहा
कि मैंने उससे पूछा कि क्या आपने अपनी जो पीने की आदत है, नशा है, उसको आपने छोड़ दिया? तो बोले हाँ गुरुजी। मैंने बोले कैसे छोड़ दिया? बोले कि मेरा जो लड़का है और मेरी लड़की जो है, अब वो 20-22 साल का हो गए हैं। एक दिन बड़े प्रेम से उन्होंने मुझको समझाया कि पापा, आपके नशा करने से हमारे दोस्तों के साथ हमारा छवि क्या हो जाता है। फिर कल के लोग और आएंगे, फिर आप वो आएंगे, मेहमान आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, हम बड़े जॉब करने जा रहे हैं, हम अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ से लोग आएंगे और आपको देखेंगे कि नशा में आप धूत हैं, कुछ का कुछ हैं, तो बड़े घर का गहरा इमेज खराब होगा और कल हमारे बच्चे भी फिर सीखेंगे। तो मजबूरी में हमको शादी करने के बाद आपसे अलग रहना होगा, हमारे बच्चों को आपके छाया से दूर रखना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला पीढ़ी इस नशे के आदि में वह लिप्त हो जाए। उन्होंने कहा मित्र, यह बात मुझे बड़ी गहरी तक सोचने को मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने अपने अंदर के स्वविवेक से, स्वज्ञान से उन्होंने नशा का त्याग कर दिया। बोले त्याग कर दिया तो कर दिया। फिर भी मेरे एक गहरे मित्र ने एक दिन मुझे बाध्य कर दिया पीने के लिए और कहा कि ये आखिरी बार पी लो, इसके बाद मत पीना। तब मैंने उनसे शर्त रखा कि यदि आप दोबारा मुझे बाध्य करोगे तब आपकी और मेरी दोस्ती समाप्त। फिर उस दिन के बाद फिर मैंने अपने उस दोस्त से दोस्ती रखना बंद कर दिया, क्योंकि वो आदी है। और मैंने अपने कारोबार में देखा कि मेरी कारोबार में कितना अच्छा प्रभाव हुआ। घर के लोग सहयोग किए, सब के सब सहयोग कर रहे हैं। तो मित्रों, आपके घर में भी यदि कोई समस्या है तो उसको आप एक तरह से बीमार समझ करके उसके ट्रीटमेंट कराइए, सबके मिल करके सहयोग कीजिए, लानतें मत दीजिए, ताना मत दीजिए, गाली मत दीजिए, उसकी अवैध मांग को जायज नाजायज मांग को मानिए मत, उसके वो डराते हैं तो डरिए मत, पर आप उसको बढ़ावा भी मत दें, आप उसको किसी प्रकार के बढ़ावा न दें और सब मिल करके मनोभूमि बना करके भाव रूप से, सही रूप से उसको ट्रीटमेंट कराइए, तैयार कीजिए मानसिक रूप से। जब समझ जाएगा तो फिर वो आपका बच्चा, आपका पति, आपका पिता जो भी होगा वो फिर अपने आप को ठीक कर लेगा। मैं कई मित्रों को जानता हूँ मित्र, कि आज तक कई मित्रों ने इस सलाह से अपनी ज़िंदगी बदल ली है। मेडिकल का इलाज और एक आध्यात्मिक इलाज, मतलब भावना से, अध्यात्म से और हमारे धार्मिक अनुष्ठान से और हमारे चिकित्सक के से दोनों मिल करके हम किसी के भी जीवन को मौत के मुंह से निकाल सकते हैं, नशे की लत से उसको बाहर निकाल सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा धीरज की, ज़रूरत है थोड़ी समझदारी की, ज़रूरत है थोड़ा प्रेम का, और ज़रूरत है सही को सही और नहीं को नहीं नज़रों से देखने का। तो आइए हम और सब मिल करके समझें और समझाएं, और समझे ज़्यादा, समझाएं भले ही नहीं, पर समझना ज़रूरी है कि क्या मैं इसका आदी तो नहीं हो गया हूँ, मेरा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, मेरा यदि इसका नुकसान हो रहा है तो फिर मुझको इस नुकसान से बचने की ज़रूरत है। और मेरे कई मित्र आज स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं, तरक्की की ज़िंदगी जी रहे हैं, समृद्धि की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप भी आइए, स्वस्थ ज़िंदगी जिए, समृद्धि की ज़िंदगी जिए, आनंद का ज़िंदगी जिए, प्रेम का ज़िंदगी जिए, मोहब्बत का ज़िंदगी जिए। और ज़िंदगी बस इन्हीं से बनता है मित्र। और अपने को खुश रखिए, शानदार रखिए। तब तक इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।